मेरे बच्चे पहला टर्म इस चैप्टर में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 8-9 टर्म्स। आज की डिस्कशन टर्म्स पर है, वो टर्म्स जो आपको क्लियर होनी चाहिए, वो टर्म जो बार बार आगे चैप्टर में इस्तेमाल होंगी, वो टर्म्स जो क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगी, और अगर क्वेश्चन को समझना है तो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। तो बेटा पहला टर्म हमारे पास जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो जेनेटिक्स है। तो मेरे बच्चे जेनेटिक्स क्या होता है, कोई बच्चा बता पाएगा? व्हाट इज जेनेटिक्स? जी एनीबॉडी ऑनलाइन, जेनेटिक्स क्या होता है? The study of genes and their inheritance. transfer ट्रांसफर, The transfer of Study DNA. of genes. The study of Transfer of genes. genetic material from parents to the offspring. ठीक हो गया, चल ओके जी, थैंक यू थैंक यू। मेरे बच्चे जी मिकाइल, transfer of genetic information from parents to the offspring. जी मिकाइल आप बताएं बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो? मिकाइल बोलो। सर मैं आंसर करना चाह रहा था, द स्टडी ऑफ जीन्स। स्टडी ऑफ जीन्स। मेरे बच्चे जेनेटिक्स में दो टर्म साइड बाय समझाऊंगा क्योंकि दोनों तुम्हारे सिलेबस में, एक इस चैप्टर में एक आगे आएगी। देखो दो टर्म्स हैं, एक टर्म है जेनेटिक्स और एक अगले चैप्टर में आएगी विच इज जीन टेक्नोलॉजी, या जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। लिसन वेरी केयरफुली, दो टर्म्स हैं जीन से रिलेटेड तुम्हारे सिलेबस में, एक है जेनेटिक्स और एक है जीन टेक्नोलॉजी। ये दोनों ही तुम्हारे सिलेबस में है। जीन टेक्नोलॉजी आएगी बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। तो मेरे बच्चे दोनों को समझाऊंगा ताकि तुम्हें बात समझ आ जाए। बेटा जेनेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच, लिखवाऊंगा इसे, सुनो पहले। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द नंबर 1 स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स, structure of genes, function of genes and inheritance of genes from one generation to another। तीन एस्पेक्ट। क्या बोला मैंने? वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम सीखते हैं कि जीन क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, किस जीन का फंक्शन क्या है, और फिर हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से एक जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तो जेनेटिक्स वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप तीन एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हो। नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ जीन, बोलो। नंबर 2 फंक्शंस ऑफ जीन, नंबर 3 इनहेरिटेंस ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जबकि इसके बाद एक एडवांस ब्रांच आ जाती है जीन टेक्नोलॉजी। वो क्या है? बच्चे ओ लेवल में जीन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में गड़बड़ कर देते हैं, वहां पर भी यही मंजन बेच के आ जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जीन। नो नो मेरे बच्चे, जेनेटिक्स वो ब्रांच है जो कि जेनेटिक्स में आपने बेसिक स्ट्रक्चर देखा, फंक्शन देखा, इनहेरिटेंस देखी। जब आपने ये देख लिया, अब मेरे बच्चे जीन टेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज द मॉडर्न ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैनिपुलेशन विद द जीन्स, जीन के साथ छेड़छाड़। जब आपने जीन को स्टडी कर लिया, उसके फंक्शन के ऊपर समझ आ गई आपको, उसके इनहेरिटेंस का पैटर्न समझ आ गया आपको, मेरी जान के टोटो, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आ गई जीन टेक्नोलॉजी, जहां पर आप जीन को छेड़ना सीखोगे, जीन को मैनिपुलेट करना सीखोगे, जीन को ऐड और डिलीट करना सीखोगे, जीन को तब्दील करना सीखोगे, जीन के लेवल पर जाओगे और उसके साथ उंगली करोगे। तो ये है जीन टेक्नोलॉजी मॉडर्न ब्रांच, और ये कमाल की ब्रांच है। इसी ब्रांच की वजह से जीन टेक्नोलॉजी में जो रिसर्चेज हो रही है ना, उसी वजह से इंसान वो सलाहियतें हासिल कर रहा है जो एक आम आदमी के लिए खुदादाद सलाहियतें हैं, जो एक इंसान नेचुरल अल्लाह ताला से, अपने खुदा से एक्सपेक्ट करता है, वो चीजें जीन टेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो की जा रही है। और किस लिए की जा रही है? फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन। आप जेनेटिक, क्योंकि आज हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो असल में, जब मैं कहता हूं मेरे बाल ऐसे, मेरी बॉडी ऐसी, मेरा रंग ऐसा, मेरा रूप ऐसा, मेरे दांत ऐसे, मेरा यूं ऐसा, मेरा वो ऐसा, तो असल में मेरी जान के टोटे वो हमारा कुछ नहीं है, ये सारा क्या है? जीन का कमाल है। क्योंकि वी नो नाउ कि हमारी बॉडी का एक एक फंक्शन, चाहे वो फिजिकल हो या बिहेवियरल हो, वो बेटा किससे कंट्रोल हो रहा है? जीन से। तो अगर हमें जीन की समझ आ जाए, हमें जेनेटिक स्टडी पे उबूर हासिल हो जाए, तो मेरे भाई हम पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं। और जितना हमें पता चला है उससे हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आज जेनेटिक टेक्नोलॉजी में या जीन टेक्नोलॉजी में ये जो मार्केट में इंसुलिन अवेलेबल है, मार्केट में जो इंसुलिन अवेलेबल है डायबिटिक पेशेंट के लिए, आपको मालूम है ये ह्यूमन इंसुलिन है जो आपकी बॉडी में बनती है। हमने जेनेटिक स्टडी करके उबूर हासिल किया, कमांड हासिल की, और फिर हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो जीन आइसोलेट की, और आइसोलेट करके हम आज इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में इंसुलिन बना रहे हैं। एक मिनट, समझ आ रही बात? तो जीन टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस वर्जन है,
और जितना ज्यादा इंसान थ्योरेटिकली तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ है, क्योंकि थ्योरेटिकली वी नो कि जीन इज द स्ट्रक्चर जो हमारे फंक्शन कंट्रोल करता है, तो मालूम हुआ कि हमारी ग्रोथ भी जीन के हाथ में है, हमारी डेथ भी जीन के हाथ में। बायोलॉजी हम कहते हैं अल्लाह ताला जब बुलाएगा हमारा वक्त आएगा हम चले, लेकिन साइंटिस्ट क्या बिलीव करता है कि भाई एजिंग इज अ प्रोसेस जो कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन। कैंसर किस वजह से हो रहा है? जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी की वजह से। तो मेरे भाई अगर थ्योरेटिकली हम जीन जो है मेरे भाई उसको अबूर हासिल कर रहे हैं, कमांड हासिल कर रहे हैं, जीन के ऊपर फुल ग्रिप हासिल हो जाए और उसकी पूरी कंट्रोल हमें समझ आ जाए, तो मेरे बच्चे थ्योरेटिकली स्पीकिंग हम हर एक कर सकते हैं। साइंटिस्ट तो सबसे ज्यादा कोशिश में लगे हुए क्या कि हमें बीमारियां तो ठीक हो ही जाए, हम सबसे पहले किसी तरह बुढ़ापे को रोक लें, एजिंग को रोक लें, डेथ को रोक लें। समझ आ रही है? क्योंकि वी बिलीव दैट इवन डेथ इज द जेनेटिकली कंट्रोल्ड फंक्शन। तो अगर हम किसी तरह डेथ का जेनेटिक कंट्रोल हासिल कर लें, जो पता नहीं मुमकिन है या नहीं मुमकिन, तो मेरे बच्चे फिर बायोलॉजिकल थ्योरेटिकली स्पीकिंग डेथ भी नहीं आएगी, थ्योरेटिकली स्पीकिंग बुढ़ापा भी नहीं आएगा, थ्योरेटिकली स्पीकिंग बॉडी कभी कमजोर भी नहीं होगी, कभी बॉडी में वो भी नहीं। अगर हम इम्यून सिस्टम को जेनेटिकली मैनिपुलेट करके, ये कॉन्सेप्ट हॉलीवुड मूवीज में तो देखे है ना, ये जो एक्स-मेन सीरीज के दीवाने बैठे हो, वॉल्वरीन के दीवाने बैठे हो, वो क्या है? जेनेटिक म्यूटेशन भी है ना कहानी। अरे बोलो यार, कि अगर सेल बहुत तेजी के साथ रिपेयर होने का मैकेनिज्म रख लें कि ये कट लगा और यूं रिपेयर हो गए, तो भाई बुढ़ापा कैसे आएगा? क्योंकि बुढ़ापा तो आते ही उस वक्त है जब सेल की डेथ हो रही है और नीचे से नए सेल नहीं आ रहे। लेकिन आप इमेजिन करें कि मेरे सामने नबिया बैठी है, 2 क्लासेस में छुट्टी करने के बाद आई, मुझे गुस्सा आया, मैंने खंजर निकाला और नबिया के आर पार कर दिया और फिर घुमा घुमा के इसकी अतड़ियां बाहर निकाल ली। लेकिन क्योंकि नबिया में एक्समेन वाली जीन मौजूद थी, तो नबिया में रिपेयर हुआ, ठक ठक करके वापस ठीक हो गई और फिर वही खंजर मेरे अंदर घुसेड़ दिया। तो समझने की बात क्या है कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो हम बेटा बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं। सर इनहेरिटेंस से पहले कौन सा चैप्टर किया है? वॉज बेटा क्या आप आज बहुत दिन बाद, मरियम क्या कह रहे हो बेटा? इनहेरिटेंस से पहले आपको मैं क्लास के शुरू में बता रहा था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, बेटा मुझे मैं क्विकली बता दूं कि इस वक्त हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है विच इज द चैप्टर ऑफ इनहेरिटेंस। और क्लास एंड होने के बाद दोबारा से किसी को अगर जो लेट आ रहा है उसको कंफ्यूजन है कि सर क्या करा रहे हैं, तो प्लीज उसके बाद रुक के पूछ लें ताकि क्लास का फ्लो दरमियान में डिस्टर्ब ना हो। समझ आ रही है भाई? तो इसलिए मरियम या जो भी बच्चा बाद में आया है, ठीक है, मैं शुरू में बता रहा था कि हम क्या कर रहे हैं और क्या स्ट्रेटेजी, अब मैं चैप्टर शुरू कर चुका हूं। तो दिस इज द न्यू चैप्टर विच इज इनहेरिटेंस का यूनिट, और इसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है जी बेटा। थ्योरेटिकली स्टॉप, बरिया ने पूछा है कि डेथ को कैसे स्टॉप करेंगे। भाई मैंने अभी बार बार अपने वर्ड में बोला थ्योरेटिकली हम थ्योरेटिकली अज्यूम करते हैं कि अगर सब कुछ हमें पता चल गया तो हम डेथ को भी रोक देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये वी डोंट नो येट। ठीक है, और क्यों हम थ्योरेटिकली अज्यूम करते हैं? बिकॉज वी नो दैट एवरी फंक्शन इन आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय जीन, एंड दैट्स ट्रू। ये कोई अजम्पशन नहीं है, ये सच बात है। और बायोलॉजिकली जब हमारी बुढ़ापा आता है, बायोलॉजिकली जब हमारी डेथ का वक्त आता है, तो जेनेटिक फंक्शंस की वजह से ही होता है। जेनेटिक फंक्शंस काम करना छोड़ते और उस वजह से हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती। तो अगर थ्योरेटिकली स्पीकिंग हम किसी तरह से क्या करें, उन सारी चीजों का कंट्रोल समझ लें, तो हम उसे रोक सकते हैं। यस और नो? अब कर पाएंगे? इट साउंड्स रियली फैसिनेटिंग, खासतौर पे खवातीन के लिए कि बुढ़ापा नहीं आएगा, मैं सदा जवान रहूंगी, वो चीज सोच के ही आपको एक अलग सा महसूस होता है। ठीक है ना? मनाहल कहेंगी कि मुझे बोटॉक्स नहीं कराना पड़ेगा 50 के बाद। खैर बेटा, जेनेटिक्स की डेफिनेशन लिखने लगा हूं, बेटा मेरे साथ लिखते जाएंगे। जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of structure, कोशिश करना डेफिनेशंस मेरे साथ याद करो, functions and inheritance of genes from one generation to next generation. Everybody must be clear. बेटा कोई सवाल है तो अब पूछो। फिर स्ट्रक्चर के बाद क्या लिखा है? Structure, functions and inheritance of genes from one generation to next generation. जी
हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी। मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, क्या तुम ये बात समझ पाए कि जेनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें तीन एस्पेक्ट डिस्कस हो रहे हैं एवरीबॉडी। नंबर वन, जीन का स्ट्रक्चर, नंबर टू, जीन का फंक्शन, और नंबर थ्री, Inheritance of उसका gene. इनहेरिटेंस। लेकिन ये बात समझ लो कि जब हम ये कहते हैं ना कि स्टडी हो रहा है, तो हम स्टडी कर रहे हैं, हर चीज हमें पता नहीं चली है। बायोलॉजिकली स्पीकिंग हम इंसान के जेनेटिक कंट्रोल का लेस देन 1% जानते हैं आज तक। आज तक हम इंसान के जेनेटिक कंट्रोल का, इट्स सो डैम कॉम्प्लेक्स कि हम इसका लेस देन 1% जानते हैं। और लेस देन 1% जानने के बाद हम किस मकाम पे पहुंचे हुए कि आज हम टेस्ट ट्यूब बेबीज की तरफ बात कर रहे हैं, है जी। आज जो है वो आप बहुत सारी, आपने एक डिजीज सुनी होगी, सिकल सेल एनीमिया, जेनेटिक डिजीज है। अब जीन थेरेपी के जरिए सिकल सेल एनीमिया का सक्सेसफुल ट्रायल हो रहा है, सक्सेसफुली इसको ठीक किया जा पा रहा है। तो जब इतना कम हम जानते हैं तो ये कुछ हम कर पा रहे हैं, लेकिन जब अल्लाह करेगा हम बहुत कुछ जानने लगेंगे तो फिर डेफिनेटली क्या होगा, बहुत कुछ कर भी पाएंगे, अच्छा भी और बुरा भी। ठीक है, वो जो कह रहे हैं कस्टमाइजेशन ऑफ बेबी, यस दैट्स अ फैक्ट कि आज क्या हो रहा है कि हम क्योंकि जीन्स के ऊपर काफी कुछ जान गए, तो अब आप कहते हैं यार हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए, क्योंकि हम बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए कि हम उसका आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा हो। तो आईक्यू लेवल आपका थोड़ी है, वो तो जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। तो आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा हो, उसकी बिल्ड भी बहुत अच्छी हो, रंग रूप भी बहुत अच्छा हो, लड़का हो लड़की हो, यूं हो वो हो। तो आप क्या कर रहे हो, डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट यही तो है, कस्टमाइज्ड बेबी का कॉन्सेप्ट यही तो है कि हम उसके ट्रायल्स करते हैं, ऐसी जीन्स को इनपुट करते हैं एम्ब्रियोनिक लेवल पर, और जो वायबल हो जाता है, जो ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है, उसे ग्रो करा देते हैं। बहरहाल देखो बेटा, इतनी कॉम्प्लिकेशन में चला जाऊंगा ना फिर यहीं पे डिस्कशन एंड हो जाएगी। तो बहरहाल जेनेटिक्स वो बायोलॉजी का ब्रांच है जो दिमाग फाड़ देगा। इसलिए मैं कहता हूं, अगर तुम्हारा एम है ना आगे बाहर जाने का, सुनो भाई, करियर काउंसलिंग की एडवाइस दे रहा हूं, अगर तुम फैसिनेटिंग, अपने करियर को लेकर फैसिनेटिंग हो, सोचते हो कुछ नया करने की, और बाहर जाने का दिमाग है, रिसोर्सेज है, तो बेटा आई वुड हाईली सजेस्ट कि मेडिसिन में डॉक्टरी करना कोई जरूरी नहीं है। आप जेनेटिक्स की ब्रांच को पकड़ो, और अगर यूरोपियन साइड पे जाने का रिसोर्स है तुम्हारे पास तो वहां जाओ। वहां वही लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, उन्हीं के पास पैसा भी है। ठीक है, फिनलैंड चले जाओ, ये जो हमारे बिल्कुल एक्सट्रीम वाली साइड है, फिनलैंड है, आयरलैंड, बहुत काम हो रहा है इधर जेनेटिक्स का। आपको मैं बताता हूँ, फिनलैंड वालों ने 16, ये सारी इंफॉर्मेशन अब और ज्यादा फैसिनेट करेगी तुम्हें, 16 अलग अलग जो टॉप सर्जन थे अलग अलग कंट्रीज के, जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से कोई भी नहीं था, इंडिया से था। तो उन्होंने 2018 में, यानी आज से 5 साल पुरानी बात हो गई, 2018 में 36 आवर्स की सर्जरी परफॉर्म की। और ये हॉलीवुड मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक्चुअल बात कर रहा हूँ। 36 आवर्स की सर्जरी परफॉर्म की एक ऐसे सोल्जर पर जो कि कंप्लीटली पैरालाइज था, दिमाग से कनेक्शन कट जाने की वजह से। ठीक है ना, दिमाग से कनेक्शन कट जाने की वजह से कंप्लीटली पैरालाइज था, और किसी भी और मेथड से वो ट्रीटेबल नहीं था। एंड दे हैव मेड अ माइक्रोचिप, उसको जेनेटिक कोड पे प्रोग्राम किया है। जीन इज मेड अप ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड पे प्रोग्राम किया है, और उससे उस माइक्रोचिप को 36 आवर्स के लॉन्ग ऑपरेशन में सक्सेसफुली इम्प्लांट किया। और आज भी वो शख्स जिंदा है, आप गूगल करेंगे तो शायद मिल भी जाएगा। और वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है इंसानी दुनिया में, इंसान के लिए, कि एक सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का टूल जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साथ कंबाइन हो रहा है तो इस तरह की चीजें जो है वो कर पा रहा है। बहरहाल तो कमाल की ब्रांच है। तो अगर आपने करियर में कुछ बड़ा करना है, पैसा भी कमाना है और बाहर जाने का रिसोर्स भी है, क्योंकि पाकिस्तान में भी जैसे वो आपका एनईडी है, एनईडी में जीन टेक्नोलॉजी की ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी के नाम से। लेकिन वहां पर पढ़ लोगे, कुछ सीखोगे नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। ले लेके किसी फार्मास्यूटिकल में चले जाओगे, हल्का फुल्का सा एक्सपोजर मिलेगा। तो अगर बाहर जाने का एम है, रिसोर्स है, तो मेरे बच्चे आई वुड हाईली सजेस्ट कि अपना ओ लेवल्स करो, ए लेवल्स करो, और कोशिश करो कि इस साइड की यूनिवर्सिटी पे निकल जाओ, और वहां पर जाके अपना बैचलर्स जेनेटिक्स में या रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में करो। तो कमाल ही मजा आ जाएगा। पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ नया भी कर पाओगे, जो वैल्यू हम ऐड नहीं कर पाए शायद तुम कर पाओगे। ठीक है, बहरहाल आगे चलते हैं। तो बेटा जेनेटिक्स की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई है, ऑनलाइन वालों, यस और नो? Clear, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. इसमें बेटा दूसरी टर्म भी बता Yes, दूं, sir. जो मैंने कहा कि एक ब्रांच है जेनेटिक्स और एक ब्रांच है जीन टेक्नोलॉजी, और ये दोनों मिलती जुलती हैं, इसलिए बच्चे डेफिनेशन को लेकर हो जाते हैं कंफ्यूज। तो यहीं पर साइड बाय साइड समझ लेंगे, दोनों सेम नहीं है। व्हाट इज जीन टेक्नोलॉजी? ये मॉडर्न ब्रांच है जेनेटिक्स के बाद की ब्रांच है। इसमें हम क्या करते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बच्चों, ब्रांच ऑफ biology which deals
with the study of manipulation of genes by using techniques of engineering for the welfare of मैनकाइंड, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो बेटा जितने बच्चे भी मुझे सुन रहे हो, ये दो ब्रांच जो है डेफिनेशन में जब आती है तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि उसको समझ नहीं आता कि दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि वो समझता है एक ही के दो नाम है। तो आप यूं समझो कि जेनेटिक्स वो पहली ब्रांच है जिसमें हमने जीन को एक्सप्लोर किया, और आज हम जेनेटिक्स की आगे चले गए हैं और उसकी मॉडर्न ब्रांच हमने फॉर्म कर ली है, जो कि यस यू में जेनेटिक्स की हमने एक मॉडर्न ब्रांच फॉर्म कर ली है, जिसमें हम आज जीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes. यस सर, इसको हम जेनेटिक Okay. मॉडिफिकेशन भी कहते हैं ना? जी बेटा, जी बेटा। अब आ जाओ बेटा इस चैप्टर में अंदर घुसने हैं, और अगली टर्म जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है जीन। अब यहां से बेटा बात थोड़ा सीरियस होती जाएगी। आज की क्लास में हम ये जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स है ना डेफिनेशन के, इसको क्लियर करना बहुत लाजमी है, क्योंकि चैप्टर में ये डेफिनेशंस अगर क्लियर ना हो तो यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड इन द चैप्टर। बेटा जीन क्या होती है, दो बातें समझना जरा। देखो आप चूंकि डीएनए वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, डीएनए वाला चैप्टर आप सबने पढ़ा हुआ है, तो हम वहां जब डीएनए पढ़ रहे थे, जो नया एडिट टॉपिक था आपके सिलेबस का, तो मैंने बताया था कि जो डीएनए है वो एक बहुत बड़ा थ्रेडेड मॉलिक्यूल है, और उस थ्रेडेड मॉलिक्यूल का सारा हिस्सा एक्टिव नहीं है। याद करो, मैं डायग्रामेटिकली अगर दोबारा से याद दिलाऊं तो मैंने कहा था इमेजिन करो कि ये तुम्हारा क्या है, बोलो यार, इमेजिन करो कि तुम्हारा क्या है, ये Chromatin thread. ठीक है, नहीं इमेजिन कर लो कि ये डीएनए, इट्स अ थ्रेडेड मॉलिक्यूल। लेट्स इमेजिन कि ये तुम्हारी बॉडी में मौजूद, तुम्हारे क्रोमोसोम पे मौजूद डीएनए है, लेकिन ये डीएनए एक्चुअली में बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है मेरे बच्चे, ठीक है ना जी मुआविया, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये सारा का सारा डीएनए किसी भी बॉडी में एक्टिव नहीं है, तो हो क्या रहा है कि आपके डीएनए में ना मल्टीपल पीसेस है जो एक्टिव है। लेट मी हाईलाइट देम। जैसे मान लो डीएनए का ये वाला पार्ट एक्टिव है, 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 ये वाला पार्ट एक्टिव है। तो डीएनए के ये मैं सिर्फ विजुअल दे रहा हूं ताकि एक इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट बने कि डीएनए का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, लेकिन वो सारा किसी भी बॉडी में एक्टिव नहीं होता। जो डीएनए के एक्टिव सेगमेंट्स होते हैं उन्हीं को आप जीन कहते हैं। डीएनए के मॉलिक्यूल के जो एक्टिव सेगमेंट्स होते हैं, जो हाईलाइट किए हैं मैंने अपनी इस पिक्चर में, इन्हीं को आप क्या कहते हो बेटा, जीन कहते हो। बात समझ आ गई? तो मेरे बच्चे जीन को जब आप डिफाइन करते हो तो कैसे डिफाइन करते हो कि जीन वो एक्टिव सेगमेंट है, वो फंक्शनल सेगमेंट है, किसका किसका, डीएनए का। जीन वो फंक्शनल सेगमेंट है किसका, डीएनए का, DNA जो का। एक्सप्रेसिव होता है, एक्टिव होता है, और जब वो एक्टिव होता है, एक्सप्रेस करता है, तो मेरे बच्चे वो क्या करता है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनवाता है। क्या करता है, याद रखना, आप जब प्रोटीन पढ़ रहे थे तो आपने ये बात की थी, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। क्यों? क्योंकि असल में माइक्रो लेवल पर तुम्हारी बॉडी में हर काम प्रोटीन के थ्रू ही होता है। माइक्रो लेवल पर तुम्हारी बॉडी में, अब जैसे जेनेटिक्स असल में एक ऐसा चैप्टर है जिससे दिमाग आपका बिल्कुल बावला हो जाता है कि इतनी बारीक लेवल पे बात है। समझना जरा, असल में तुम्हारी बॉडी में हर फंक्शन प्रोटीन के जरिए हो रहा है। मसलन भाई सारे बायोलॉजिकल रिएक्शन एंजाइम कराते हैं, और एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन। बहुत सारे हमारे जो फंक्शन है वो हार्मोन कराते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन। तो असल में माइक्रो लेवल पर अगर हम चले जाएं तो हमारी बॉडी में उठना बैठना, सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन, हर चीज वो प्रोटीन के थ्रू ही होती है। तो असल में प्रोटीन कौन बनवाते हैं, जीन। कौन बनवाते हैं, जीन। तो इसीलिए जीन। को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि ये डीएनए के वो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं जो जब एक्टिव होते हैं तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनवाते हैं। स्पेसिफिक क्या बनवाते हैं, प्रोटीन्स बनवाते हैं। आए जरा इस डेफिनेशन को लिखते भी हैं। व्हाट इज जीन, स्पेसिफिक फंक्शनल segment of DNA responsible to make a specific
पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। हाउ डू वी डिफाइन जीन बच्चों? जीन क्या है? मैं इस विजुअल डायग्राम से बार बार तुम्हें कह रहा हूं रिलेट करो। जीन क्या है ऑनलाइन वालों? जीन वो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का जो मैंने वली हाईलाइट भी किया डायग्राम में। क्या मैं क्लियर हूं अपनी डायग्राम में मेरे बच्चे? जीन sir. वो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो एक्सप्रेस होता है और एक्सप्रेस होकर बॉडी में मल्टीपल टाइप के स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनवाता है और फिर आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस ये प्रोटीन कंट्रोल करते हैं। समझ आ गई बात? तो जीन आपकी बॉडी का वो फंक्शनल यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल है स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स बनवाने के लिए, जो फिर सारी फंक्शंस को क्या करते हैं? कैरी आउट करते हैं। अब मेरे बच्चे यहां से आगे जो टर्म्स मैं बताऊंगा, यहां से है गेम समझने वाली। ये 3 टर्म्स तो आपने जनरल टर्म्स थी जो आपने सुनी हुई थी, इंट्रोडक्टरी टर्म्स थी। जेनेटिक्स, क्या हम लोग क्लियर है? जेनेटिक्स, Yes, sir. जीन Clear. टेक्नोलॉजी और जीन पर। Yes, sir. चलो अब लिसन वेरी वेरी केयरफुल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लिखो, जल्दी लिखो भाई, जैसे लिखो। पॉलीपेप्टाइड स्लैश प्रोटीन एक ही बात है। पॉलीपेप्टाइड चेन को ही तो प्रोटीन कहते हैं ना। जब सर अमीनो एसिड्स कंबाइन हो जाते हैं वाया पेप्टाइड बॉन्ड, इसी को प्रोटीन कहते हैं। जी बेटा ऑनलाइन से। सर ये इधर हमें स्कूल में पढ़ाया गया था कि अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन से प्रोटीन बनते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन ही को प्रोटीन कहते हैं बेटा। ओके सर। ठीक है, अब आ जाओ बेटा। अब Okay. जो वर्ड मैं लिखूंगा मुझे वहां से तुम लोगों का इनपुट चाहिए। जो बड़े बड़े स्कूल के बच्चे बैठे हुए हो, जरा मैं देखता हूं कि क्या पढ़कर आए हो। बेटा अगली टर्म जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं वो आ रही है बेटा एलील। जरा कोई माई का लाल मैदान में आओ और मुझे समझाओ। रटी रटाई कॉन्सेप्ट नहीं बताना, मुझे बताओ। जीन 2 पेयर्स में होते हैं, उसका एक सिंगल जो होता है वो एलील होता है। सर कौन है? जीन 2 फॉर्म के होते हैं, Variations in the एक gene. टॉल हाइट और एक शॉर्ट हाइट टी होता है। अच्छा बेटा एक काम करो, बच्चे ज्यादा हो जरा हैंड रेस कर लिया करो, वैसे तो लाइन में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। जी अंबर, व्हाट इज एलील? अंबर जिससे पूछ रहा हूं जरा उनको जरा माइक पर आने दो, बाकी लोग खामोश रहो। जी बेटा अंबर अयाज, व्हाट डू यू थिंक? अनुषा नोमान, एलील क्या होती है बेटा? अंबर इंतकाल कर गई हैं, फातिहा पढ़कर इनको मगफिरत फरमा दें अल्लाह ताला इनकी। अनुषा नोमान, जी अनुषा नोमान, एलील। अनुषा नोमान भी मेरे ख्याल है इनके में मलकुल मौत रूह निकाल रहा है, तो अल्लाह खैर करे। जी महीज, एलील क्या होती है? तो मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? हेलो जी सर, आवाज आ रही है। योर Yes, sir, आवाज आ रही है। ये बस ऐसे आवाज आ रही है लेकिन वैसे नहीं आ रही। ओके ओके ठीक है जी। नाहिया, व्हाट इज एलील? माशाल्लाह फुल साइलेंस चल रही है। रोशीन तारिक, व्हाट इज एलील? मुझे नहीं पता। इस्माइल जिया, ये चीता बच्चा है जी। इस्माइल जिया, व्हाट इज एलील? मेरे ख्याल है जिन बच्चों के भी मैंने नाम लिए हैं ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि फलस्तीन में रहते हैं, और इसराइल ने अभी अभी इनके ऊपर बम गिराया है और सबकी एक साथ मौत हो गई है भाई। 65 बच्चों Sir, allele is a gene that is responsible for specific characteristics. होती है सेम The variation in genes या फैशन को कहते हैं। Variation. देखें। अब चलें, अब ठीक हो गया। अब जरा हम Alternative form of the gene is referred to as allele. अरे मुआविया ब्रेक शाह भाई, ब्रेक शाह आज बहुत ही लग रहा है कि नस्वार ज्यादा लगा के आए हो, तो थोड़ा सब्र करो, थोड़ा हल्के। चल लिसन वेरी केयरफुली, मेरी जान समझो। देखो जब आप एलील का डेफिनेशन पूछते हो तो 2 तरह के जवाब आते हैं। जिन बच्चों ने कहा वेरिएशन ऑफ अ जीन, ये बात कॉन्सेप्चुअली तो ठीक है, जो कह रहे हैं एलील इज अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। मेरे बच्चे जब आप कहते हो ना एलील क्या है, वेरिएशन, ये बात तो आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन घंटा आपको पता है कि एलील का एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में है। तो आप जब कहते हो वेरिएशन ऑफ अ जीन, ये बात सही तो है, लेकिन इससे आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मनूस एलील है क्या चीज। तो आए समझते हैं। लिसन वेरी केयरफुली, लेट मी शो यू दैट विद डायग्राम। मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं ताकि आप बात हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए याद रखें। देखो बेटा, कुछ वर्ड होते हैं प्लूरल सेंस वाले। मसलन जब मैं बोलता हूं टीम, जब मैं वर्ड बोलता हूं टीम, तो टीम का वर्ड क्या बताता है?
प्लूरल सेंस देता है ना, कि जब मैं वर्ड टीम बोल रहा हूं, अगर मैं बोलता हूं क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम का मतलब एक बंदा तो नहीं होता, एक बंदे को तो टीम नहीं कहेंगे ना, 11 ग्रुप। बंदों की खेल रही होगी तो उसी को कहेंगे कि भाई क्रिकेट टीम है। मसलन अब मैं कहूं कि 14 अक्टूबर को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जनाजा निकलेगा, ठीक है, नो सर, तो समझना कि मेरे भाई टीम का वर्ड, जैसे जब मैं कहता हूं बंच, तो बंच का क्या मतलब है, एक चाबी को या एक ग्रेप को तो हम बंच नहीं कहेंगे, बहुत सारे। तो कुछ वर्ड होते हैं जो प्लूरल सेंस देते हैं। जीन भी बेटा सिंगुलर वर्ड नहीं है, जीन का जो वर्ड है ना, ये भी प्लूरल सेंस है। आए मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, थोड़ी सी डिटेल एक्स्ट्रा है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बच्चे को जिंदगी भर के लिए मसला खत्म हो जीन और एलील का। बेटा ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये क्रोमोसोम है। आपके जो क्रोमोसोम आपकी बॉडी में है वो लगभग इस तरह की शेप के, जिसको आप बटरफ्लाई या एच शेप कहते हैं। अब लिसन वेरी केयरफुली, आपके क्रोमोसोम पर ये है एक क्रोमैटिड, ये है दूसरा क्रोमैटिड। भाई जितनी बात बता रहा हूं ना, बस उतनी समझना, इसके अंदर नहीं घुसूंगा वरना फिर दिमाग का दही हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ एलील समझाने के लिए आगे जा रहा हूं। लिसन वेरी केयरफुली मेरे बच्चे, इस क्रोमोसोम की कहानी कुछ ऐसे है। ये मैंने बताया एक पेयर, इस पेयर को एज अ पेयर जब तुम कहते हो तो कहते हो ये क्या है, जीन है। इस पेयर को जब एज अ पेयर रिकॉल करते हो, बोलो तो क्या कहते हो, जीन है। असल में लिसन वेरी केयरफुली कि क्रोमोसोम पर जो जीन मौजूद है, नंबर 1, वो सिंगल यूनिट के तौर पर मौजूद नहीं है, बल्कि वो मौजूद है एज अ पेयर। जीन जब आप एक जीन की, मसलन आप कह रहे हो हर जीन एक करेक्टर कंट्रोल करती है, मान लीजिए जीन आपके हेयर कलर की जीन है, ये जीन किसकी जीन है, आपके हेयर कलर की, बालों के कलर की जीन है, ठीक है, हेयर कलर कंट्रोल करने वाली जीन है। तो बेटा जब भी वर्ड जीन बोला जा रहा है ना, इससे मुराद कभी भी एक यूनिट नहीं है, जीन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 यूनिट, और ये जो इसके 2 यूनिट है, इन्हीं को क्या कहते हो, एलील कहते हो। इन्हीं 2 यूनिट्स को क्या कहते हो, बोलो यार, एलील। असल में जब आप इसको एज अ यूनिट कहोगे, आप बोलोगे हेयर कलर कंट्रोल करने वाली, तो आप बोलोगे जीन है ये। और जब आप अलग अलग बोलोगे कि भाई ये क्या बला है और वो क्या बला है, तो आप कहोगे ये जीन की एक एलील है और ये जीन की बोलो दूसरी एलील है। और जब आप ये कहते हो ना वेरिएशन, बेटा ये कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पे ठीक ही नहीं, क्योंकि अभी आप मुझसे थोड़ी देर में एग्री कर जाओगे कि हाँ यार ये बात तो सही है, क्योंकि जब आप वेरिएशन बोल देते हो, वेरिएशन ऑफ अ जीन, तो मेरे बच्चे आपने ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट का कि हमेशा ये एलील डिफरेंट होगी। जब आप वैरायटी का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट ना, तो अब जब ये कहते हो वेरिएशन इन अ जीन एलील है, तो बेटा ये ठीक नहीं। उसकी वजह ये है कि हमेशा ये एलील अलग अलग नहीं होती। या आपने अगर स्कूल में चैप्टर पढ़ा है तो यू नो कि दीज 2 एलील्स कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट, कैन बी सेम कैन बी डिफरेंट। इसलिए मुझे एक खलता है कि मैं तुम्हें बोलूं वेरिएशन वाला। अभी मैं समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, पहले मेरी बात समझो। जीन सब समझ गए। अब जीन, जब जो मैंने कहा वर्ड जीन, ये कहां मौजूद है, क्रोमोसोम पर, और ये सिंगल वर्ड नहीं है, वर्ड सिंगल है, सेंस प्लूरल है। एवरी जीन इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स, every gene is made up of 2 units and these 2 units are called alleles। और ये एलील उस करेक्टर को सेम या डिफरेंट तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी मसलन हो सकता है, लिसन वेरी केयरफुली, कि इस एलील से भी ब्लैक हेयर कलर पैदा होता हो और इससे भी ब्लैक हेयर कलर पैदा होता हो, और ये भी हो सकता है कि एक से ब्लैक पैदा होता हो और एक से ब्लू कलर पैदा, ब्लू तो नहीं होते, क्या होते हैं, ब्राउन। समझना मेरे बच्चे, लिसन वेरी केयरफुली, जीन इज अ वर्ड दैट गिव्स यू प्लूरल सेंस। एवरी जीन इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स कॉल्ड एलील्स। तो जीन के असल में 2 यूनिट्स को एलील्स कहते हैं, जो सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती है। हमेशा वेरिएशन नहीं होती। आपने पढ़ा है ना, अभी आगे जाके पढ़ोगे, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की वर्ड तुमने स्कूल में सुन रखे हैं। तो जीन हमेशा अलग, एलील हमेशा डिफरेंट नहीं होती। तो मेरे बच्चे, आप एलील को कैसे याद रखते हैं कि भाई एलील क्या है, यूनिट ऑफ अ जीन, यूनिट ऑफ अ, या यूं कह लो, लंबा मंजन करना है कि जीन, एवरी जीन कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 यूनिट्स कॉल्ड एलील। जी बरीरा, बोलो बेटा, बरीरा सवाल पूछो। सर डीएनए किधर होता है फिर? बेटा मेरी जान, अभी तो पीछे बताकर आया कि जीन को अगर आप, जीन तो एक
कॉमन वर्ड है ना, अगर आप बायोकेमिकल लेवल पे चले जाओगे तो वो जीन असल में डीएनए ही तो है। डीएनए किधर क्या मतलब है? ये जो आपने अभी क्रोमोसोम पर जो मैंने जीन बनाई, वो डीएनए का ही तो हाईलाइटेड पार्ट है। अभी बताया नहीं कि डीएनए के हाईलाइटेड पार्ट को जीन कहते हैं। तो बेटा ये जो हमने ये बनाया एक्चुअली तो ये डीएनए का ही एक्सप्रेसिव पार्ट है। ओके, थैंक यू सर। तो ये डबल स्ट्रैंड होगा जो आपने अपनाया ऊपर? एक मिनट रुक जाओ बेटा। जी बेटा आप पूछो। हाँ हाँ, डीएनए में क्रोमोसोम होता है, डीएनए में क्रोमोसोम नहीं होता, क्रोमोसोम में डीएनए होता है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये वाली पूछ रहे हो या पीछे वाली डायग्राम है? पीछे वाली डायग्राम में तो बेटा ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये तो क्रोमोसोम के अंदर घुस गया हूं मैं। ये तो डीएनए सबसे छोटा लेवल डीएनए का लेवल है। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। ये तो कहानी कहीं पुरानी छूट गई। क्रोमैटिन की एक अलग ही ओरिएंटेशन है। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम पे डीएनए होता है, और डीएनए के जो फंक्शनल पार्ट है वो जीन होता है। मैंने क्या बताया था तो मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए बेटा। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं किसी को आंसर कर रहा हूं, रुको। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। अब आ जाओ, ऑनलाइन में से क्या सवाल आ रहा था? बोलो परीरा, क्या सवाल पूछ रही थी? सर हम ये कह सकते हैं कि जो जीन होती है उसके जो यूनिट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एलील। यही तो मैं कह रहा हूँ, जीन के जो 2 यूनिट होते हैं उसी को एलील कहते हैं। जी बेटा अली असलम सवाल। सही है, जो आपने ऊपर डायग्राम नहीं पे डबल स्ट्रैंडेड होगी, सिंगल थ्रेड है ना? अच्छा मेरे बच्चे, अब ये एक अच्छा सवाल है, इसको मैं आंसर कर देता हूँ कि मेरे बच्चे ये जीन जो आपने, ये जीन आपको समझ आ गया कि डीएनए, अब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो यस, ये जो है ना, समझ लो। अब जिसने सवाल पूछा है सिर्फ वही बात समझ ले, क्योंकि बाकी अगर उस लेवल पे रिलेट नहीं कर पा रहे हो दैट्स टोटली ओके। कि ये जो एक एलील है इट्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये जो एक एलील है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। जस्ट टू आंसर दैट बच्चा जिसने सवाल पूछा है, क्योंकि इस सबको मैं उस टेक्निकलिटी में ले जाना नहीं चाह रहा, बट वी नो दैट डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। तो अगर मैंने कहा कि जीन इज डीएनए तो इट मींस इट इज गोइंग टू बी डबल स्ट्रैंडेड। खैर अभी के लिए बेटा जस्ट आई वांट एवरीबॉडी टू बी वेरी सर्टेन ऑन दिस थिंग कि जीन इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स व्हिच आर कॉल्ड एलील्स। यस और नो? ऑनलाइन वालों सबको क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बैक टू दिस डिस्कशन। तो मेरे बच्चे एलील क्या है? तो हमने कहा कि जब आप इनको पेयर की बात करते हैं वी यूज द वर्ड जीन, और जब आप इस पेयर के एक यूनिट की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? एलील। इतनी बात समझते हो? तो मेरे बच्चे Yes, इसी sir. को लिखने लगाऊं। क्या लिखेंगे बेटा? जीन इज consists of 2 alleles. gene consists on 2 units each unit is called allele. each Ismail बात समझ आ गई बेटा? each unit is called an allele. Ismail, Yes, sir. am I clear to you? यस चलो, अब मेरे बच्चे ये जो अभी मैंने कहा कि जीन इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स कॉल्ड एलील्स, मैंने साथ साथ ये भी बताया कि दोनों सेम भी हो सकती हैं और ये दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं। दोनों सेम भी हो सकती हैं और दोनों डिफरेंट भी। तो मेरे बच्चे यहां से फिर कॉन्सेप्ट आगे डिवाइड हो जाता है 2 हिस्सों में। वो 2 हिस्से क्या हैं? कि जो एलील आपने कहा कि जीन इज मेड अप ऑफ 2 एलील, ये एलील भाई साहब सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो अगर दोनों एलील सेम हैं, लिसन वेरी केयरफुली, if both the alleles are same, Sir, क्या then you- कहते हैं इसे? We call it Homozygous. Homozygous. homozygous combination। यानी जहां पर भी बेटा वर्ड इस्तेमाल होगा होमोजाइगस, इसका मतलब है हम एक ऐसी जीन की बात कर रहे हैं जिसकी दोनों एलील्स सेम है। same है। होमो मतलब सेम। फिर सुनना, अगर दोनों एलील सेम है, जीन इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स, अगर वो दोनों एलील सेम ही है, एक ही तरह से काम कर रही है, तो अब इसको क्या कहेंगे? Heterozygous। और अगर दोनों डिफरेंट है, होमोजाइगस, जाइगस। अगर ये दोनों एलील्स क्या हैं? डिफरेंट हैं, तो वी कॉल इट Heterozygous.
heterozygous. So we have two words, Zainab, homozygous and heterozygous, जो कहां से कनेक्ट होकर आ रहे हैं बेटा कि जीन कौन सी है, जीन में अगर दोनों एलील्स सेम है वी कॉल इट होमोजाइगस। अगर जीन में दोनों एलील डिफरेंट है, जैसे अभी मैंने हेयर कलर की एग्जांपल दी, मान लो कि अगर एक है कैपिटल बी और दूसरी भी कैपिटल बी है, सिंबल्स की बात कर रहा हूं, अगर एक ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी भी ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर रही है, दिस इज होमोजाइगस कॉम्बिनेशन। और अगर एक ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी ब्राउन कलर प्रोड्यूस कर रही है, डिफरेंट है, तो दिस इज अ हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? तो मेरे बच्चे फिर से कनेक्ट करते हैं, मेरी जान के टोटो पीछे से कनेक्ट करते हैं। चैप्टर है इनहेरिटेंस का, टर्म शुरू की जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें 3 फंक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन और इनहेरिटेंस। फिर जीन टेक्नोलॉजी, ये एडवांस ब्रांच है जिसमें जेनेटिक मैनिपुलेशन सीखते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। व्हाट इज जीन? जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो मल्टीपल काम करते हैं, मल्टीपल फंक्शन करते हैं। अब हमने कहा हर जीन 2 एलील पर कंसिस्ट करती है, 2 यूनिट पर कंसिस्ट करती है जो एलील्स कहलाते हैं, और ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये सेम होंगे तो वी विल कॉल इट होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, और अगर ये डिफरेंट होंगे तो वी विल कॉल इट हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। सर सेम एलील्स विल हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक? यस यस हया, सेम एलील होंगी तो सेम कैरेक्टर होगा। ठीक है, अभी इसकी डिटेल और समझ जाओगे। क्या यहां तक बात समझ आ गई सबको? क्लियर सर। सर यस सर। सर क्लियर सर। अगली टर्म पे जा रहा हूं मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अगली टर्म है बेटा जीनोटाइप। ये सारी टर्म्स मैं चाहता हूं कि सिर्फ तुम सुनो नहीं, समझो भी। अगली टर्म है मेरी जान के टोटे जीनोटाइप। जीनोटाइप किसे कहते हैं? जैसे केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है ना, केमिस्ट्री में, मैथ में क्या होता है फॉर्मूला? इत्तेफाक से आज भी मैं बच्चों को पढ़ा रहा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बता रहे थे कि जब आप केमिस्ट्री में कहते हैं वाटर को WATER वाटर नहीं लिखेंगे तो आप उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं H2O। इसी तरह जब आप ग्लूकोज को GLUCOSE नहीं लिखना चाहते तो आप उसका फॉर्मूला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं C6H12O6। तो फॉर्मूला क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह बेटा जीन असल में तो क्या है? डीएनए है, और डीएनए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग में होता है, तो उस कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग को कहां हजम कर पाएंगे? तो मेरे बच्चे जब जीन को रिप्रेजेंट करना होता है, जब जीन को राइटिंग में लिखना होता है, तो एक तरीका तो ये है कि हम उसके सारे जेनेटिक कोड्स लिखें, जो इस लेवल पर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि जीन को उसके फंक्शन के लिहाज से हमने सिंबल दे दिया। जैसे अगर एक जीन है जो ब्लैक हेयर कलर प्रोड्यूस कर रही है तो हमने उसके लिए सिंबल रख लिया कैपिटल बी। एक जीन है जो कि ब्राउन कलर दे रही है तो हम उसको क्या कह देते हैं? उसका सिंबल हमने रख लिया स्मॉल बी। तो कहने का मकसद ये, व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जीन। व्हाट इज जीनोटाइप? इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जीन। तो जीन कितने यूनिट पर कंसिस्ट करती है? एलील पर। तो जब जीन को लिखोगे तो कितने लेटर्स आएंगे? 2। जब जीन को लिखोगे कितने लेटर आएंगे एक जीन को लिखने में? 2, क्योंकि जीन इज मेड अप ऑफ 2 एलील्स। तो एवरी टाइम व्हेन यू राइट द जीन विद सिंबल्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि एक एलील है, चलो कलर से बाहर निकलते हैं थोड़ा सा, मिसाल के तौर पे एक एलील है जो कि कोई और कैरेक्टर सोचते हैं, टॉल एंड शॉर्ट। चलो टॉल एंड शॉर्ट कर लेते, ठीक है ना। एक एलील है जो एक्सप्रेस होती है तो टॉल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है जी, टॉल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और एक और एलील है जो कि जब एक्सप्रेस होती है तो ये हाइट को बढ़ने नहीं देती, डॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप 3 तरह का हो सकेगा अगर कॉमन सेंस है। हो सकता है किसी बंदे के अंदर दोनों एलील्स कैपिटल टी हो, यस और नो? हमने पहले सिंबल सिलेक्ट कर लिया, अब जीनोटाइप लिख रहा हूं। तो अब एक बंदे के अंदर जो जीन होगी उसके अंदर 2 एलील होंगी ना, तो हो सकता है दोनों कैपिटल टी हो, और हो सकता है कि एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों स्मॉल टी हो, यस और नो?
दोनों क्या हो, स्मॉल टी। मेरी बात फिर समझना, कनेक्टिविटी में समझा रहा हूं। जीन के 2 यूनिट एलील अगर सेम है तो होमोजाइगस, डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस। और हेटेरोजाइगस। जब इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो लेटर्स से करेंगे, और चूंकि 2 यूनिट्स होंगे तो 2 लेटर्स आएंगे। और मेरे भाई इसी को आप जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जीन। जीनोटाइप इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जीन। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। अब मेरे बच्चों, इसके साथ जो अगला टर्म आ जाता है, इसमें लिख देता हूं मैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जीन और जेनेटिक मेकअप। ऑनलाइन पे जितने बच्चे मेरे साथ मौजूद है, सबको यहां तक बात समझ आ रही है बेटा? सर समझ आती है, बस व्हाट इज द टॉल हाइट एंड डार्क हाइट रिप्रेजेंट्स? टॉल बेटा करेक्ट। मिसाल के तौर पर आप कौन है बेटा, नाम बताना, इसे सवाल पूछा है। बरीरा। बरीरा मिसाल के तौर पर अब आपने देखा होगा ना कि बाज लोग तो एक एवरेज हाइट के होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी साउथ एशियन पॉपुलेशन की जो एवरेज हाइट है वो 5'4" से लेकर 5'8" में है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो डॉर्फ है, 4'8" वाले भी हैं, 4'6" वाले भी हैं, 4'4" वाले भी हैं, और कुछ हैं जो मुझ जैसे हैंडसम आदमी है, 6 फुट 2 इंच वाले, ठीक है। तो हाइट जो है ना, इट्स अ फैक्टर व्हिच इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, ऑल्दो इट हैज इन्फ्लुएंस विद डाइट, लेकिन इसका कंट्रोल जेनेटिक होता है। तो अब जेनेटिक कंट्रोल में अब हम क्या मानते हैं और हम क्या जानते हैं कि देयर आर जीन्स व्हिच स्टिमुलेट द ग्रोथ, व्हिच स्टिमुलेट द हाइट। तो जिनके अंदर वैसे वाली एलील्स हैं जो कैपिटल टी वाली, तो वो जब एक्सप्रेस होंगी तो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहा होगा उसकी हाइट ज्यादा ग्रो होगी। और अगर मिसाल के तौर पे वो वाली एलील मौजूद है जो हाइट की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती, तो वो बंदा जब ग्रो करेगा एक डिसेंट ग्रोथ के बाद उसकी हाइट फर्दर नहीं बढ़ेगी। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये तो जीन की है, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है? आपके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, आपके कैरेक्टर को, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को। कि अब हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कहा कि लेट्स से ह्यूमन पॉपुलेशन में 2 तरह की एलील्स हैं, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। और आप जनाबे आली अगर उसकी प्रेजेंस कैसे कैसे हो सकती है, तो हो सकता है दोनों कैपिटल टी आपके अंदर हो सकता है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी वाली एलील हो, और हो सकता है दोनों ही स्मॉल टी वाली हो, और उसी बेसिस पर आपका कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। इज दैट क्लियर बरीदा?